रोज की तरह आज भी गांव के कई लोग शाम को एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे। पेड़ के नीचे एक छोटा सा टीवी रखा था और उस पर रोज की तरह उनका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा था। गांव के लोग बड़े ध्यान से प्रोग्राम का आनंद ले रहे थे। करीब रात के 8 बजे थे कि अचानक बिजली चली गई, टीवी बंद हो गया और वहां एकदम सन्नाटा छा गया। तभी गांव का एक युवक बोला, अरे रामू काका, ये बत्ती तो गुल हो गई, अब क्या करें? रुक जा बेटा, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, शायद बिजली आ जाए। अरे काका, बत्ती तो आने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, तब तक आप ही कोई कहानी सुना दीजिए ना। हाँ काका, प्लीज कोई कहानी सुनाइए, नहीं तो बत्ती का इंतजार करते करते नींद आ जाएगी। ठीक है, बताओ कौन सी कहानी सुननी है? परियों वाली, भूत वाली या फिर राजा रानी की? काका, इतने अच्छे मौसम में तो हमें भूत की कहानी सुननी है। तो सुनो, ये कहानी है एक छोटे से शहर में एक परिवार का, जिसमें राजेश, उसकी बीवी सुनीता और उनके 2 बच्चे आरव और पिंकी रहते थे। राजेश एक सेठ के यहां काम किया करता था, लेकिन सेठ का काम मंदा होने के कारण मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें एक राजेश भी था। वैसे ही राजेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और ऊपर से नौकरी चले जाने के कारण घर के हालात और खराब हो गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तब सुनीता राजेश से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है जी, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही। अभी तो घर का किराया भी देना है। अगर मुझे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन सुबह पड़ोस की एक औरत राजेश के घर आती है। सब लोग उनको प्यार से मौसी बुलाते थे। वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से थी और अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। अरे सुनीता, मैंने सुना कि राजेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी मौसी, बस मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो सुनीता, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। वहां हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। जब तक तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं हो जाते, तुम लोग आराम से वहां रहो। बस उस घर में ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। दरअसल उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान रखा है। और रही राजेश की नौकरी की बात, तो उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनसे बात करके महेश को किसी न किसी काम में वहां लगवा ही दूंगी। और तुम लोग आरव और पिंकी को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। यह तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। सुनीता राजेश के घर आते ही उसे सारी बात बताती है। राजेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू से पल भर में उनकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई हों। पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उनकी मुश्किलें तो उनका कहीं और इंतजार कर रही हैं। सुनीता, तुम आज ही सारा जरूरी सामान बांध लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। गांव पहुंचकर राजेश बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगा। तभी उसे एक आदमी मिलता है। भाई साहब, जरा ये पता तो बताना, दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं तो हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि यह घर सालों से बंद पड़ा है और बंद घरों में अक्सर भूत अपना डेरा जमा लेते हैं? भूत कुछ नहीं होता भाई,
तुम तो बस मुझे यह पता बता दो कि कहाँ पड़ेगा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है, मुझे क्या, जब तुम्हें ही अपनी और अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है तो ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और वहां से बाईं तरफ मुड़ जाना। बस वहीं एक पीपल का पेड़ है जिसके बिल्कुल सामने ही वह घर है। राजेश अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुंच जाता है। घर देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां कई सालों से कोई झांका भी नहीं है। ये तो कितना पुराना घर है माँ, और कितना डरावना भी। इतने बुरे वक्त में हमें यह घर रहने को मिल गया, वही बहुत है। हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो यह भी अच्छा दिखने लगेगा। चलो अब यहाँ खड़े रहकर बातें मत करो और जल्दी अंदर चलो। महेश जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है तो घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा और यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है? क्योंकि यहाँ भूत है पिंकी। पिंकी आरव के पीछे चिल्लाते हुए भागती है। रुक रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक आरव। आरव सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाता है। पिंकी भी आरव को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। आरव को अचानक औरत के रोने की आवाज आती है। आरव वहीं रुक जाता है और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है, पर आवाज अचानक से बंद हो जाती है। क्या हुआ आरव, थक गया क्या? नहीं दीदी, मुझे अचानक किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। इतनी रात को कौन रोएगा? जरूर तूने किसी बिल्ली के रोने की आवाज सुनी होगी और तुझे लगा होगा कि कोई औरत रो रही है। अब चल नीचे कुछ खा पी कर सो जाते हैं। आरव पिंकी को बहुत समझाता, पर पिंकी उसकी एक नहीं सुनती। उसे लगता है कि आरव उसे डराने के लिए यह सब बातें बोल रहा है। पिंकी आरव की बात पर ध्यान नहीं देती और वापस नीचे जाने लगती है। आरव भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है, पर अचानक उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है जिस पर ताला लगा होता है और उस ताले पर लाल रंग का कपड़ा भी बंधा होता है। लगता है ये वही कमरा है जिसके बारे में मौसी जी माँ को बता रही थी। ऐसा क्या जरूरी सामान रखा है इस कमरे में जो इस पर इतना बड़ा ताला लगा है? तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मौसी जी ने हमें मना किया है इस कमरे में जाने से, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अजीब सी खटखट की आवाज से पिंकी की आंखें खुल जाती हैं। आरव जल्दी उठ, जरा देख खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे सोने दो दीदी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आप खुद जाकर देख लो। पिंकी डरते हुए ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। आवाज बाथरूम से आ रही होती है। पिंकी बाथरूम का दरवाजा खोलती है और डरते डरते उसमें झांकती है। जैसे ही वह अंदर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। बाथरूम में पड़ा बाल्टी अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा होता है। पिंकी डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है और भागते हुए नीचे मम्मी पापा के पास जाती है। मम्मी पापा जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो पापा, बाथरूम में बाल्टी, पापा ऊपर भूत। भूत? क्या बोल रही हो पिंकी? ठीक से बताओ बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी आरव भी जग जाता है। पापा वो ऊपर बाथरूम में बाल्टी अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा था। यह तुम्हारा वहम है बस, और कुछ नहीं। चलो अपने बेड पे आराम से सो जाओ। जब कल सुबह उठोगे तो सब बुरे सपने की तरह खुद ही भूल जाओगे। पिंकी और आरव अपने बेड पे सोने चले जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, पर अचानक एक रात पिंकी को किसी के रोने की आवाज आती है। वो उठकर कमरे के बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता, पर रोने की आवाज अभी भी आ रही होती है। पिंकी थोड़ा और ध्यान से सुनती है
तो उसे वह आवाज उस बंद पड़े कमरे के अंदर से सुनाई देती है। जैसे ही पिंकी दरवाजे से कान लगाकर और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, आवाज बंद हो जाती है। पिंकी डर कर अपने कमरे में भाग जाती है, पर रात भर वह उस बंद कमरे के बारे में सोचती रहती है। पिंकी जब सुबह उठती है तो उसे लगता है जैसे रात को जो कुछ भी हुआ वह सब उसका वहम था और वह इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन आरव उस बंद कमरे के बाहर बॉल से खेल रहा होता है। वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है, पर कुछ दिखाई नहीं देता। रात को सब सो रहे होते हैं। तब आरव के दिमाग में बंद कमरा घूम रहा होता है। वह उस बंद कमरे के बाहर जाता है। मैं इस ताले को कैसे खोलूं? मैं कुछ देखता हूं जिससे मैं यह ताला तोड़ सकूं। आरव तुरंत एक हथौड़ी ढूंढ कर लाता है और उस ताले को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस कमरे की दरवाजा खोलता है, उसे पीछे से किसी के आने की आहट आती है। दरअसल पिंकी हथौड़े की आवाज से उठकर बाहर आ जाती है। कौन है यहाँ? यह ताला किसने तोड़ा? यह जरूर आरव का ही काम है। वह अपने बिस्तर पर भी नहीं था। पिंकी से रहा नहीं जाता और वह कमरे के अंदर झांकती है। उसको तभी एक झटका सा लगता है जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो। पिंकी को बहुत अजीब सा महसूस होता है और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही राजेश अपनी नौकरी के सिलसिले में सुबह ही घर से निकल जाता है। पिंकी घर की सफाई में अपनी मां का हाथ बटाने लगती है और आरव आंगन की सफाई करने बाहर चला जाता है। पिंकी का बर्ताव कुछ अलग सा होता है। वह बिल्कुल चुपचाप खिड़की पर खड़ी बाहर पीपल के पेड़ को ऐसे देख रही होती है जैसे वह अपने होश में ही ना हो। पिंकी, तू वहाँ खड़ी क्या देख रही है? चल जल्दी से मेरे साथ काम कर। पिंकी सुनीता की आवाज सुनकर होश में आती है। उस दिन से पिंकी कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगी थी। वह अक्सर उस बरगद के पेड़ को देखती रहती थी। एक दिन पिंकी अपने कमरे में रखे शीशे को एक कपड़े से साफ कर रही होती है। तभी उसे शीशे में एक चुड़ैल अपने पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। पिंकी फिर से शीशे को साफ करने लगती है तो इस बार वह चुड़ैल बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ पिंकी की गर्दन पर रख देती है। मम्मी, आरव, मुझे बचाओ, जल्दी आओ। ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। सुनीता और आरव जल्दी से पिंकी के पास आते हैं तो देखते हैं कि पिंकी बेहोश पड़ी होती हैं। हे भगवान, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया? आरव जल्दी से गिलास में पानी लाता है और पिंकी के चेहरे पर पानी के छींटे डालता है। पिंकी हड़बड़ाकर उठती है। चुड़ैल, मम्मी, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कौन सी चुड़ैल बेटा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं मम्मी, वो यही थी मेरे पीछे और उसने मुझे मारने के लिए मेरा गला भी पकड़ा था। उसके बहुत लंबे लंबे नाखून थे और वो बहुत डरावनी थी मम्मी। सुनीता पिंकी की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि शायद उसकी बेटी को किसी की बुरी नजर लग गई है, पर अचानक सुनीता की नजर पिंकी की गर्दन पर पड़ती है। पिंकी की गर्दन पर निशान पड़े थे, मानो जैसे किसी ने नाखूनों से उसकी गर्दन खुरच दिया हो। मैं तुम्हारे पापा के आते ही उनसे बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो। शाम को राजेश के आते ही सुनीता उसे सारी बात बताती है। ऐसा करते हैं, हम लोग कल मंदिर चलते हैं। वहां जाकर हम पिंकी को झरवा देंगे। अगले दिन सुबह सुबह सब मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
मंदिर जाकर पिंकी फिर से अजीब बर्ताव करने लगती है और मंदिर के अंदर जाने से मना करने लगती है। मुझे नहीं जाना अंदर, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ बाहर ही ठीक हूँ। राजेश और सुनीता पिंकी को पकड़कर जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। मैंने जब बोल दिया कि मुझे अंदर नहीं जाना, तो फालतू की जिद क्यों कर रही हो? अरे छोटू देखो, बिजली आ गया। काका, उस लड़की को जो भूत ने पकड़ा था उसका क्या हुआ? उसके शरीर से भूत निकला कि नहीं? अरे छोटू, रात बहुत हो गई है, आगे की कहानी कल सुन लेना।